स्ट्रेटेजी है, सेकंड और थर्ड स्ट्रेटेजी है मिस्टेक बुक। उसके अलावा मैक्सिमम आपका कितना भी हो सकता है और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आपको उस 1 घंटे में भी पढ़ना है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग ऑफिसर जिज्ञा। मैं हूं जिज्ञासा, नर्सिंग ऑफिसर एम्स दिल्ली में। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि मैंने कौन सी स्ट्रेटेजीज़ का यूज़ करके अपना नॉर्सेट क्रैक किया और एम्स दिल्ली जैसे एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में अपना सिलेक्शन लिया। जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने सेल्फ स्टडी करके ही नॉर्सेट क्रैक किया है। मैंने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं यूज़ किया और मैंने सिर्फ और सिर्फ बुक्स और यूट्यूब का यूज़ करके ही अपना नॉर्सेट क्रैक किया था। आज मैं आपसे बात करूँगी कि मैंने कौन सी स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करके अपना नॉर्सेट क्लियर किया था और अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही एम्स दिल्ली को ज्वाइन किया था। तो मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 3 स्ट्रेटजीज़ का यूज़ किया, जिसमें फर्स्ट स्ट्रेटजी है रिवीजन, सेकंड स्ट्रेटजी है एमसीक्यूज़ और थर्ड स्ट्रेटजी है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है मिस्टेक बुक। तो हम इन तीनों के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे सो दैट आपको भी ये एक हेल्प करे, ठीक है। तो फर्स्ट स्ट्रेटजी है रिवीजन। मैंने क्या किया था अपने प्रिपरेशन के टाइम पे कि जैसे मैंने आज एक टॉपिक पढ़ा, ठीक है, मान लो लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैंने पढ़ा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। आज मैंने उसको अच्छे से पढ़ा, अच्छे से उसके नोट्स बनाए, बिल्कुल बहुत प्रॉपर मतलब सब एक एक वर्ड टू वर्ड मैंने अच्छे से नोट्स बनाए ताकि मुझे बाद में दोबारा नोट्स ना बनाने पड़े, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मैं क्या करूँगी, जैसे आज मैंने इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पढ़ा, कल मैं उसके एमसीक्यूज सॉल्व करूँगी। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से रिलेटेड एमसीक्यूज मुझे जितने मिलेंगे, जैसे पीआर यादव में मिलेगा, मेरे पास एनक्लेक्स थी तो एनक्लेक्स में मिलेगा, है ना, तो मैं या फिर यूट्यूब में मिलेगा, हर जगह मिल जाता है। तो मैंने क्या किया, सेकेंड डे उसके एमसीक्यूज करे, तो इससे मेरा रिवीजन भी हो गया, ठीक है, और मेरे एमसीक्यूज भी सॉल्व हो गए। फिर नेक्स्ट डे मैं क्या करती थी, एक बार फिर से उसको रिवाइज करूँगी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को। तो 3 डेज लगातार रिवाइज करने के बाद फिर उसके बाद मैं जैसे नेक्स्ट डे तो मैंने सेकंड टॉपिक पढ़ाई है तो उसका भी सेम पैटर्न फॉलो होगा, और फिर वीकली मतलब ऑन संडे आई विल रिवाइज देम अगेन, ठीक है, ताकि वो मुझे बाद में मैं ना भूलूँ। ऐसे मैंने अपना रिवीजन, जो कि मेरी पहली स्ट्रेटेजी थी, उसको कंप्लीट किया। उसके बाद मेरी सेकंड स्ट्रेटेजी थी एमसीक्यूज़, जो मैं रिवीजन की तरह तो कर ही रही हूँ, ठीक है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के मैं एमसीक्यूज़ कर रही हूँ नेक्स्ट डे ही, लेकिन उसके अलावा मैं और एमसीक्यूज़ भी करती थी। मतलब डेली मैं एटलीस्ट 200 to 300 एमसीक्यूज़ करती थी, जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से जो मैंने लास्ट डे टॉपिक पढ़ा है उससे हटके हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मैं डेली के 300 से अबव ही एमसीक्यूज़ सॉल्व करती थी, क्योंकि एट द लास्ट एग्ज़ाम में आने तो एमसीक्यूज़ है, हमारी थ्योरी तो हमें मार्क्स नहीं दिलाएंगे तो हमारे एमसीक्यूज़ ही। हम एमसीक्यूज़ में कितना इंटेलेक्चुअली थिंक करके, कितना क्रिटिकली थिंक करके हम अपना एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, वही तो एक एग्ज़ाम का बेस है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसका बेस ही यही है कि हम कैसे एमसीक्यूज़ को टैकल कर रहे हैं, कैसे हम आंसर लगा रहे हैं, ठीक है। मेरी थर्ड स्ट्रेटेजी है मिस्टेक बुक। तो मेरा क्या था कि जैसे हमने मॉक टेस्ट दिया, आपने दिया या मैंने दिया अपने टाइम पे, मैंने जब मॉक टेस्ट दिया तो उसको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, आपने एक मॉक टेस्ट दिया, 2 दिए, 10 दिए, 20 दिए, अगर आपने उसको एनालाइज ही नहीं किया तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपको वर्क करने की ज़रूरत कहाँ है, ठीक है, कि आपको कौन सा टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, कौन सा टॉपिक आपका बेस्ट है, मतलब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो आपको इसको अब 5-6 बार रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोई एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको बार बार दिक्कत हो रही है, मान लो जैसे पीट्स का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, और आपका वो क्वेश्चन, आपने 3 मॉक टेस्ट दिए, तीनों के तीनों में आपका वो गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, कुछ भी गलत हो रहा है, कुछ भी आंसर गलत हो रहा है, तो आपको उसको कम से कम दोबारा से रिवाइज करना पड़ेगा ना। अब आपको वो आपके माइंड पे डिपेंड करता है कि आपको उसको 3 बार रिवाइज करना है, 5 बार रिवाइज करना है, कितने बार भी करना है। तो वो आपको पता कैसे लगेगा, जब आप मॉक टेस्ट दोगे और उसको एनालाइज करोगे। तो एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट देना, उसके बाद इंपॉर्टेंट है एनालाइज करना, ठीक है। जब आपने उसको एनालाइज किया
ठीक है। मान लो 100 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट था, आपने 100 क्वेश्चन एनालाइज किए, जिसमें से आपके 50 क्वेश्चन थे, मान लो 50 क्वेश्चन सही थे, 20 क्वेश्चन आपके गलत थे, ठीक है, और 30 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, 30 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए क्योंकि वो आपको आते नहीं थे। तो अब क्या करना है, जो आपके वो 20 क्वेश्चन गलत हैं वो किस किस टॉपिक पे बेस्ड है, ठीक है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, तो अगर उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है तो उसको आप अपनी एक नोटबुक में लिख लोगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। सेम अगर आपका शौक का क्वेश्चन गलत हो रहा है, आप एक टॉपिक लिखोगे शौक, ठीक है। उसके बाद आप इसको दोबारा से रिवाइज करोगे, ठीक है। इस टॉपिक को दोबारा से रिवाइज करोगे, दोबारा से याद करोगे, एमसीक्यूज करोगे, सब चीज़ करोगे, सो दैट आपके माइंड में वो फिट हो जाए कि अब गलत नहीं करना है। सेम थिंग आप फिर से मॉक टेस्ट दोगे, फिर से एनालाइज करोगे, फिर से मिस्टेक बुक में लिखोगे, फिर से उसको याद करोगे। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है, बार बार गलत हो रहा है ना, तो आपको पता लगेगा कि मेरा वीक टॉपिक है ये, मुझे इसमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और आपका एक क्वेश्चन है जो आपका हर बार सही जा रहा है, ठीक है, तो आपको उसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। आप बार बार जब रिवाइज कर रहे हो अपने सब्जेक्ट्स को, तो आप उसमें टाइम वेस्ट नहीं करोगे, आप उसको एक बार अपर सिर्फ रीड कर लोगे तो आपको याद हो जाएगा। याद तो आपको है ही, तो आपको बस उसको एक बार रीड करना है, तो वो माइंड में दोबारा से रिफ्रेश हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको अपना मॉक टेस्ट एनालाइज करना है और एक मिस्टेक बुक ज़रूर बनानी है, ताकि आगे जाके आपको पता लगे आपका वीक टॉपिक क्या है, किस पे आपको बार बार काम करने की ज़रूरत है। उसके बाद मैं कुछ ऐसे टिप्स पॉइंट्स पे बात करना चाहूँगी जो मैंने अपने टाइम पे बहुत ज़्यादा माइंड में रखे थे कि मुझे इस पॉइंट्स को हमेशा अपने प्रिपरेशन टाइम पे यूज़ करना है। जैसे कि कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं है कि आज मैंने पढ़ा, कल मैंने नहीं पढ़ा, परसों मैंने फिर पढ़ा, फिर 2 दिन का गैप लिया, फिर 4 दिन पढ़ा, फिर 2 दिन का गैप लिया। तो ऐसे ना हमारा माइंड वर्क नहीं करता है, ठीक है। उसको लगता है कि ऐसे क्या काम हो रहा है ये, कि मुझे एक दिन तुम पढ़ रहे हो, एक दिन तुम मौज कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, तो ऐसे वो प्रॉपरली काम नहीं करेगा। तो आपको अपना रोज का एक पैटर्न बनाना पड़ेगा कि मुझे 1 घंटा पढ़ना है, 2 घंटा पढ़ना है, 3 घंटा पढ़ना है, ठीक है। और ये आपको कंसिस्टेंसी के साथ अपने लाइफ में लाना पड़ेगा, एक डिसिप्लिन, एक पंक्चुअलिटी, कि अगर मैंने अपने लिए टाइम निकालना है 3 घंटा निकालना है। वैसे तो अब 9 से 10 में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स आपको रोज़ स्टडी करनी ही करनी है। ये मिनिमम है 5 to 6 आवर्स, ठीक है। उसके अलावा मैंने जब अपनी प्रिपरेशन की थी, जब मेरे कॉलेज था तब तक मैंने जितना मुझसे हो पाया 2 आवर्स, 3 आवर्स, 5 आवर्स, जितना मुझसे जिस दिन हो पाया उतना पढ़ा। मैंने एक मिनिमम टाइम बनाया था कि मुझे 3 आवर्स पढ़ना ही है, उसके अबव मुझे जितना टाइम मिले वो मैं पढ़ती थी, ठीक है। पर एक जो बेंचमार्क सेट किया, यानी कि 3 आवर्स का मैंने टाइम सेट किया, तो उतना मुझे रोज़ पढ़ना है। चाहे मुझे नींद आ रही है, चाहे मुझे कहीं जाना है, चाहे मेरे कॉलेज है, कुछ भी हो, पर मुझे वो 3 आवर्स पढ़ने हैं तो पढ़ने हैं। उसके अलावा मैक्सिमम आपका कितना भी हो सकता है, जितना आपको टाइम हो, जितना आपका मन हो, जो भी है, पर मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज मैंने 6 घंटे पढ़ लिया, मेरे पास अभी 1 घंटे का टाइम है, अब मैं फ़ोन चलाऊँ, नहीं। आपको उस 1 घंटे में भी पढ़ना है। पढ़ने का मन नहीं है, मॉक टेस्ट लगा लो, एमसीक्यूज कर लो, ठीक है। ऐसे करके आपको टाइम निकालना ही है। सो अब और किसी टॉपिक पे बात करेंगे नेक्स्ट डे। स्टडी हार्ड, और मिलते हैं एम्स में। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक माय वीडियो, कमेंट and share, and don't forget to press the subscribe button. Thank you.